हाय एवरीवन। आज का पहला सवाल है, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट फ्यूजी प्रशिक्षण केंद्र जापान में इसका छठा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत और जापान सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का छठा संस्करण 24 जनवरी से जापान में शुरू हुआ है और यह अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। यह जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के ईस्ट फ्यूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2018 में की गई थी और यह जो भारत और जापान में बारी बारी से आयोजन किया जाता है। पांचवा संस्करण पिछला साल फरवरी और मार्च में भारत में की गई थी राजस्थान में। वही भारत और जापान के बीच अन्य होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास कौन कौन सा है? धर्म संरक्षक 2018 में की गई थी पहला अभ्यास मिजोरम में। वही दूसरा है जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स, इसके सबसे प्रथम अभ्यास था 2012 में जापान में किया गया था। वीर गार्जियन है जिसका पहला संस्करण 2023 में था, जापान में किया गया था। अन्य है व्यायाम शून्य मैत्री, इसका आयोजन सबसे प्रथम 2023 में और जापान में किया गया था। वही सहयोग कैजिन अभ्यास, वही बहुपक्षीय अभ्यास में जो जापान देश भी शामिल होता है वो मालाबार अभ्यास है, सबसे प्रथम बार 2012 में किया गया था। और मिलान अभ्यास है, यह है सबसे प्रथम बार 1995 में किया गया था। यह बहुपक्षीय अभ्यास है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, जल थल रक्षा 2025 में किन बलों ने भाग लिया है? इसका सही जवाब होगा इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस और गुजरात की स्थानीय पुलिस के द्वारा इसमें भाग लिया गया है जल थल रक्षा अभ्यास 2025। देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारतीय सेना द्वारा गुजरात के बेट द्वारका में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि रक्षा बलों, अर्धसैनिक इकाइयों और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। इसमें भाग लिया था भारतीय सेना, तटरक्षा बल, समुद्री पुलिस और सरकारी एजेंसी था और गुजरात का स्थानीय पुलिस। नेक्स्ट सवाल है, जैव विविधता रिसाव अर्थात बायोडायवर्सिटी लीकेज शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा इसका अर्थ होता है जब किसी अमीर देशों में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के प्रयास में अन्य जगह से बायो विविधता वाले क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की जाती है, उसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी लीकेज। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। बायोडायवर्सिटी लीकेज के रूप में जाने वाली घटना तब होती है जब किसी अमीर देश में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के प्रयास में अन्य जगह पर उत्पादन को अधिक बढ़ा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी लीकेज। यह वैश्विक जैव विविधता के शुद्ध नुकसान पहुंचाता है। यह नेट लॉस है कि कहीं पे भी कोई भी देश अगर वो डेवलप कंट्री है तो वहां पे क्या कहता है कि बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए यहाँ पे हम ज्यादा जंगल को नहीं काटेंगे, खेती नहीं करेंगे, लेकिन अन्य जगह पे जहाँ पे बायोडायवर्सिटी है पूर्ण रूप से है और वहां पे अधिक नुकसान होता है जब वहां पे अधिक कृषि होती, क्योंकि मनुष्य बिना कृषि के रह नहीं सकता है। खाद्य तो कृषि से ही आएगा, तो कहीं ना कहीं से तो कृषि उत्पादन होगा ही। जिस तरह जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस तरह से सबको पूर्ति के लिए कृषि की जरूरत होती है। तो अमीर देश अपने जगह पे नहीं करता है, जबकि गरीब या विकासशील देशों में अधिक उत्पादन हो जाता है। जो जैसे भारत जैसे देशों में जो कृषि प्रधान देश है, अन्य देश इस तरह से भी है, तो वहां पे अधिक उत्पादन से अधिक कृषि से जो भी नुकसान होता है उसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी लीकेज। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य था कि 2030 तक 30% भूमि और समुद्र की रक्षा करना। हालांकि इन पहलों पर प्रभावशीलता पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि हानिकारक गतिविधियों को कम करने के बजाय उन्हें विस्थापित कर सकते हैं, अर्थात एक निश्चित क्षेत्र में नहीं हो रहा है लेकिन अन्य दुनिया के अन्य जगह पे इस तरह के जो बायोडायवर्सिटी लीकेज और बायोडायवर्सिटी जो लॉस हो रहा है वो हो ही रहा है। इस तरह से जो वैश्विक ग्लोबल लेवल पे 30% की भूमि समुद्र रक्षा करना अभी मुश्किल लग रहा है, जिसमें सभी देश पूर्ण रूप से भाग नहीं ले रहे, अपने सब डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान जो अमीर देशों को नहीं बल्कि जो विकासशील और जो गरीब देश है उसे इस पे भुगतना पड़ रहा है, जो प्राकृतिक आपदाएं आते हैं जो क्लाइमेट चेंज से होती उस सब के कारण। तो देखते हैं, इसे हम समझ लिए बायोडायवर्सिटी लीकेज क्या होता है। अगला सवाल है, किस संगठन ने भारत की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल को विकसित किया है, जिसका नाम है NASM-SR? इसका सही जवाब हो जाएगा DRDO के द्वारा और कुछ प्राइवेट संगठन है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके द्वारा विकसित किया गया है नेवल एंटी शिप मिसाइल। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। DRDO और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इसका फुल नेम है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं NSMR। ये स्वदेशी रूप से भारत के द्वारा विकसित एक पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल है। टी हॉर्स रोड चीन को भारत के किस क्षेत्र से जोड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह तिब्बत और भारत और चीन को जोड़ता है टी हॉर्स रोड। इसका ऐतिहासिक भूमिका क्या है और वर्तमान में न्यूज में क्यों है, देखते हैं। हाल ही में भारत
में चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड के बारे में पोस्ट किया, जो लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक लंबा है, तिब्बत के माध्यम से चीन और भारत दोनों को जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इसे चामादाओ नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति तांग राजवंश चीन के दौरान तिब्बत में चाय और मांग के कारण हुआ था। इस रोड की विकास बौद्ध भिक्षु यीजिंग, जो 635 से लेकर 713 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी चीन, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार के बारे में लिखा था अपनी पुस्तक में, जिसमें चीनी वस्त्र, चावल, नूडल्स, घोड़े, चमड़ा, तिब्बती सोना, केसर और औषधि जड़ी बूटी जैसे सामानों का आदान प्रदान का विवरण मिलता है। इसके द्वारा लिखी गई। इसका नाम है बौद्ध भिक्षु यीजिंग। वही सोंग राजवंश 960 से लेकर 1279 ईस्वी तक इस मार्ग का व्यापार मुख्यतः चाय और घोड़ों पर केंद्रित था। टी हॉर्स रोड के बारे में जानते हैं। यह सिचुआन, युआन और तिब्बत को जोड़ता था। भूटान, सिक्किम, नेपाल और भारत तक फैला था, जो फिर मध्य और पूर्व यहाँ तक कि मिस्र तक, लाल सागर तक इस रास्ते से जोड़ता था। प्राचीन चाय घोड़ा मार्ग दो प्रमुख मार्गों को विभाजित करता है। पहला है सिचुआन तिब्बत चाय घोड़ा मार्ग, दूसरा है युआन तिब्बत चाय घोड़ा मार्ग। इसे याद रखेंगे। वर्तमान में स्थिति है कि चीन इस मार्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देता है और लिजियांग युआन को 1997 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है मेरा ये टी हॉर्स रोड। ये तिब्बत, भूटान, भारत और चाइना, जहां तक कि म्यांमार के बॉर्डर तक इसका सीमा लगता है, इस सबको जोड़ता है। वही वर्तमान में जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, इसे देख लेते हैं। सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जियान प्रांत से लेकर के ये यूरोप तक जाता है। और ये है इसको दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। ये पूरे मैरीटाइम को जोड़ता है, जो चाइना हमेशा करता है 9 डैश लेन, जो पूरा अपना साउथ चाइना जो सी है उस पर अपना अधिकार जताता है इसी क्षेत्र में। इसी क्षेत्र को बोलते हैं 9 डैश लेन। यहाँ पे 9 डैश चाइना के द्वारा एक मार्क किया गया लेन है, उसी को बोलते हैं 9 डैश लेन। अगला सवाल था ग्लेम्बी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लेशियर मास बैलेंस इंटर कंप्रेशन एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले इस दशक में दुनिया भर में ग्लेशियरों से बर्फ पिघलने के कारण समुद्र स्तर लगभग 2 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। नवीनतम शोध में पता चला है कि ग्लेशियर मास बैलेंस इंटर कॉम्प्रोमिशन एक्सरसाइज का हिस्सा है, जिसे ग्लेम्बी के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है, जो क्षेत्र के मापों के साथ साथ ऑप्टिकल, रडार, लेजर उपग्रह मशीनों से उपलब्ध आंकड़ों से इसका विश्लेषण करता है। यह भी मालूम चला है कि 2000 से लेकर 2023 के बीच में दुनिया ग्लेशियरों में सामूहिक रूप से 6.54 टन बर्फ खो दी गई है, मतलब पिघल गया है बर्फ, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर से 48 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। पिछले दशक की तुलना में देखें 2012 और 13 के बीच में लगभग 36% अधिक बर्फ पिघला है। ये सब मुख्य कारण इसका है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है। इसमें क्षेत्रीय यहाँ पर देखते हैं अंटार्कटिका और उप अंटार्कटिका द्वीपों में 2% की हानि हुई, लेकिन मध्य यूरोप के ग्लेशियरों में 39% की हानि हुई। तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे मध्य यूरोप देशों में हुआ है। वही इससे भारत पे क्या प्रभाव होगा। मुंबई जो 1987 और 2021 के बीच में लगभग 4.44 सेंटीमीटर सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है, जिससे ये भारतीय शहरों में सबसे अधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा खतरा मुंबई शहरों का है। क्योंकि मुंबई जो है समुद्र तल के औसत ऊंचाई का मात्र 10 मीटर है, जिससे भविष्य में समुद्र स्तर में अगर वृद्धि होती है तो यहाँ पे अत्यधिक विनाश होगा मुंबई शहरों में। वही दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हल्दिया में 2.72 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है समुद्र स्तर में। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में 2.38 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है। वही केरल के कोच्चि में 2.2 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है समुद्र स्तर में। तो इस तरह से अगर समुद्र स्तर में बर्फ पिघलने से अगर ज्यादा स्तर बढ़ता है तो जितने भी तटीय, दुनिया भर में तटीय देश है, तटीय जो शहर है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इसका प्रभाव पड़ेगा। अत्यधिक बाढ़ का खतरा होगा, चक्रवात तूफान अत्यधिक आएगा, तटीय कटाव होगा और पेयजल जो पीने वाला पानी है वो भी दूषित होगा, क्योंकि जो समुद्र का खारा पानी वो सारे का सारे जो पेयजल हमारा जितने भी है उसमें घुल जाएगा, तो पेयजल भी दूषित होगा। अन्य और बहुत सारे प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होगी। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले बर्फ का अत्यधिक पिघलना। तो इसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर ये करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। कैस्पियन सागर में मीठे पानी के प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा नदी है, अर्थात कैस्पियन सागर में सबसे ज्यादा किस नदी से पानी आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्गा रिवर है, जो यूरोप का सबसे बड़ा ये रिवर है। इसी में लगभग 80% जो है वोल्गा रिवर का पानी कैस्पियन सागर में झीलता है और ये उत्तरी क्षेत्र में है जो मीठे पानी का नदी है, वोल्गा रिवर। वर्ल्ड लार्जेस्ट इनक्लोज बॉडी जो कैस्पियन सागर है खतरनाक पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहा है और हाल ही की रिपोर्ट में जल स्तर में गिरावट देखी गई है और इस क्षेत्र में जैव विविधता और मानवीय गतिविधियों के लिए खतरा भी है।
कैस्पियन सागर लगभग 3,70,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी 5 सीमावर्ती देश है। कौन कौन सा देश है इसमें? इसके 5 सीमावर्ती देश कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। ये 5 देश है जिसको सीमा साझा करता है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूरोपीय भूभाग के 20% भाग जल प्रवाह करता है पूरे यूरोप में और अपने 80% अपने पानी का कैस्पियन सागर में इसे प्रवाह करता है। यह यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जैसा कि जानते हैं। इसके अनूठे विशेषता के कारण इसे अक्सर झील या समुद्र के रूप में भी जाना जाता है और कहा बोला जाता है। इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और जैव विविधता एक समृद्ध है। यह काकेशस पर्वतमाला के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल मैदान में स्थित पश्चिम में है। इसे याद हम रखेंगे। वोल्गा नदी के अलावा कौन कौन सा नदी इसमें प्रवाह करता है? तो जो है दूसरा है यूराल नदी, तेरेक नदी, कूरा, अरास नदी, सुलाक और समूर नदी अत्यधिक इसमें जल प्रवाह करता है। इसे याद रखेंगे। नदियों पे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है हमारे एग्जाम में, खास करके प्रीलिम्स एग्जाम में। इसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये है कैस्पियन सागर और ये है वोल्गा रिवर जो अपने 80% पानी वोल्गा रिवर में प्रवाह करता है। और इस तरफ है यूराल रिवर, इधर से भी कैस्पियन सागर। इसके आसपास के देश है, उत्तर में कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इसके है पूर्व में है, वही दक्षिण में है ईरान है, अजरबैजान है और इसके पश्चिम में है रसिया है। तो इस तरह से 5 देश कैस्पियन सागर के आसपास है और यहाँ पे इसका जल स्तर कम हो रहा है। ये भी एक आर्थिक संकट है, मानवीय गतिविधियों में भी उत्पन्न ये खतरनाक जो है खतरा उत्पन्न दिखा रहा है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए कल करंट अफेयर्स को रिविजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, किस कन्नड़ लेखक के लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बानू मुश्ताक की पुस्तक है जिसका नाम है हॉट लैम्प। इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा जून या मई 2025 में की जाएगी। अगला सवाल है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल एंड सर्कुलर इकोनॉमी का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया जा रहा है 2025 में। अगला सवाल था, स्वायत्त पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था स्वायत्त पहल। नेक्स्ट सवाल था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह कार्य करता है, CCI। अगला सवाल था, भारतीय नौसेना के लिए आयातित अंतिम युद्ध पोत का नाम क्या है? इसका सही जवाब IS तमाल। ये है लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप है, इसके अलावा कोई इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, भारत में ही इसे डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल था, चेक लाट क्षेत्र में कौन से 4 देश आते हैं? चेक लाट क्षेत्र यहाँ पे कौन से 4 देश आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। ये 4 प्रमुख देश है जिसके आसपास है। ये लेक इस 5 देशों के में लेक चार्ट है, इसी को पूरे रीजन को बोलते हैं लेक चार्ट रीजन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।